So hello students, today we are going to study class 6th social science chapter 2 earlier society and the first farmer. So in previous classes we have completed whole chapter first. Now we are going to do chapter second. So all of you take your notebooks along with me and try to read everything side by side. So the first thing is early humans. So men have been living in the subcontinent for over 2 million years. Early men led a primitive life of hardship and struggle. Since they did not have any clothes, they protected their body from the cold by covering themselves with the hide of animal, bark of tree and leaves. They lived on tree and or cave and were basically food gatherers. They hunted wild animal for food and also gathered wild edible plants when the food available at the place got exhausted. They moved elsewhere. This is why they were called hunter gatherer and nomads. So तो जो फर्स्ट सेंटेंस है मतलब फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या दिया है कि अर्लीमेंट्स जो है इस सब कॉन्टिनेंट में मतलब सब ये कॉन्टिनेंट्स में कब से जी रहा है, ओवर 2 मिलियन जब बोलते हैं तो क्या होता है, 2 मिलियन बोलते हैं तो 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख. ठीक है. सो 20 लाख साल से भी ज़्यादा समय से ह्यूमन इस सब कॉन्टिनेंट पे रह रहा है. ठीक है. अर्ली मैन की जो लाइफ थी, यहाँ लिखा है प्रिमिटिव लाइफ. प्रिमिटिव मतलब जो लोग होते हैं जो कम रिसोर्सेज के साथ जीते हैं. मतलब आपने अर्ली मैन्स को देखा होगा, उस ज़माने में उनके पास कुछ नहीं था, प्रिमिटिव थे. ठीक है. सो उनकी जो हार्ट थी वो उनकी जो लाइफ थी बहुत हार्ड थी, बड़े स्ट्रगल से भरी हुई थी. आज अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. जैसे उनको शिकार भी करना रहता था तो उनके पास इक्विपमेंट और टूल्स वगैरह कम थे आज के मुकाबले, तो उनको खुद ही सब बनाना पड़ता था, खुद ही शिकार वगैरह भी ऐसे करना रहता था, खुद ही हर चीज़ से एक नए उस ज़माने में एक बेसिक तरीके से वो लोग लड़ते थे, जिससे उनका रहने का तरीका बहुत मुश्किल था, बड़ा हार्ड था, बड़ा स्ट्रगल था उनके लाइफ में. ठीक है. उनके पास क्लोथ भी नहीं होता था जिससे वो अपनी बॉडियों को सर्दियों में ढक सकें, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, एनिमल के जो स्किन होती है उससे अपने आप को ढकते थे, नहीं तो पेड़ों के जो बार्क्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उससे अपने आप को ढकते थे. ठीक है. और वो लोग पेड़ और केव्स में ही रहते थे, इसलिए उनको फूड गैदरर्स बोलते हैं. कि फूड गैदरर मतलब वो लोग फूड को इकट्ठा करते थे. ठीक है. उगाते नहीं थे क्योंकि इनको अभी तक उगाना नहीं आता था. फल फ्रूट के जो पेड़ होते थे वहाँ से जाके अपना फल फ्रूट वगैरह लेके आते थे, और इन लोग को अभी तक क्रॉप लगाना नहीं आया था कि इनको लगाते कैसे हैं. ठीक है. ये फूड गैदरर थे. ठीक है. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल फॉर फूड एंड ऑल्सो गैदर्ड वाइल्ड एडिबल प्लांट्स. तो उनको सिर्फ 2 चीज़ें आती थी, या तो फिर वो शिकार करते थे या तो फिर वो एडिबल प्लांट्स को, जो वाइल्ड एडिबल प्लांट्स होते हैं, एडिबल मतलब जो चीज़ अपन उपयोग कर सकते, खा सकते हैं, उसको अपन कहते हैं एडिबल. ठीक है. सो एडिबल प्लांट्स को वो लोग या तो फिर काट के खाते थे या तो फिर वो लोग शिकार करते थे. उनके उस टाइम किसानी का कोई रोल ही नहीं था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, अब उस एरिया में जब फूड वगैरह एग्जॉस्टेड, यहाँ पे लिखा है एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाता था. ठीक है. सो अपना जो उस ज़माने में जब फूड वगैरह ख़त्म हो जाता था उन लोग के पास, तो वो लोग फिर दूसरी जगह चले जाते थे. जैसे अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो वो लोग वहाँ से मूव करके दूसरी जगह चले जाते थे, जैसे आज के समय में बंजारे होते हैं. ठीक है. सो बंजारे वगैरह जो लोग होते हैं उनको अपन नोमैड्स बोलते हैं, और हंटर और गैदरर्स भी बोलते थे. ठीक है. फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर दे प्रोग्रेस्ड from being food gatherer to food producer. After this stage, they advanced quickly and stopped wandering from one place to another. They made small huts near their field and eventually start leading a settled life. So, अब ये धीरे धीरे हज़ारों साल बाद धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक में क्या लिखा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक में क्या लिखा है कि इन्हें हज़ारों साल बाद धीरे धीरे, जब 1000 साल बाद इनको ये समझ में आया कि अब फूड क्या बोलते हैं, गैदरिंग करना कभी मुश्किल हो गया, तो अब इनने एक नई टेक्निक सीख ली जहाँ पे ये फूड को उगाने लगे. ठीक है. जो प्लांट वगैरह है इसको उगाने लगे. सो इन लोगों ने अब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए, मतलब किसान लोगों की तरह ये लोग फूड वगैरह अपने फूड को उगाने लगे. ठीक है. अब ये लोग धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब ये लोग अपना फूड खुद बनाने लगे. तो ये लोग एक जगह पे बसने लगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़मीन होने लगी जहाँ इनकी फसल होती थी, पानी है तो पानी भी वहीं मिल जाता था. तो ये लोग अब एक एरिया में अपना झोपड़ी बना के वहाँ पे बसने लगे और एक इनने सेटल्ड लाइफ को स्टार्ट किया, रैदर देन लिविंग ए नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक लाइफ मतलब बंजारी जीवन जो अपन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहने को उन्हें बंद करा.
ठीक है। सो इसके बाद अपन पढ़ते हैं स्टोन एज। स्टोन एज मतलब जो एज, मतलब जिस एज में सिर्फ स्टोन ही था, इंसान को पता था, ठीक है, तो इसलिए अपन इसको कहते हैं स्टोन एज। क्योंकि यहाँ पे इंसान ने फर्स्ट व्हील जब आपने देखा बनाया तो किससे बनाया, स्टोन से बनाया था व्हील। जब आग लगाना था तो किससे टकरा के बनाया, दो पत्थरों को मिला के आग लगा दी। तो इस उस ज़माने में सिर्फ रिसोर्सेज के तौर में सिर्फ स्टोन्स अवेलेबल थे, ठीक है। तो रीड करते हैं आगे क्या लिखा है। द अर्ली मैन यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट मेड ऑफ रफली ड्रेस्ड स्टोन. These stones were used for hunting, cutting and other purposes. So this age is known as Stone Age. The Stone Age can be divided into 3 stages. First is Old Stone Age or Paleolithic Age. Paleolithic old and lithic means stone. Middle Stone Age मतलब Mesolithic. Mesolithic मतलब middle. फिर थर्ड वाला होता था न्यू स्टोन एज, और उसको अपन कहते थे नियोलिथिक एज. नियो मतलब क्या होता है, न्यू, ठीक है। तो ये 3 भाग में स्टोन एज को बांटा गया है, स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है पैलियोलिथिक, सेकंड क्या है मेसोलिथिक, थर्ड क्या है नियोलिथिक, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पे एक मैप भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पे पुराने ज़माने में अपन को जो जो चीज़ें थी वहाँ पे उसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सबसे करीब में क्या है, भीमबेटका, ठीक है। सो भीमबेटका में आज भी ये सब अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके पुराने ज़माने की चीज़ों को देख सकते थे कि अर्ली मैन कैसे जीते थे। वहाँ पे आपको वॉल पेंटिंग मिलती है, उसमें अपन को बहुत सारा इंसाइट मिलता है कि वो लोग कैसे जीते थे, उनका जीने का तरीका कैसा था, ठीक है। सो अपन को यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स का उनने ऐसे शो करा जैसे करनूल, हंसगी, ठीक है। न्यूलिथिक साइट को कैसे उन्होंने शो किया, स्टार्स हैं। तो स्टार कहाँ है, ये जैसे चिरांद, फिर है महागुरा, मेहरगढ़, हल्लूर, पय्यमपल्ली। फिर मेगालिथिक साइट कैसे होती है, मेगालिथिक साइट कहाँ पे थी, तो अपन को अभी मैप में मेगालिथिक साइट ढूंढना है। सो मेगालिथिक साइट कहाँ है, जैसे कि ब्रह्मगिरी, ठीक है। सो ये मेगालिथिक साइट थी। फिर अर्ली विलेजेस कहाँ पे थे, इमाम गांव, ये भी अपने पास में मध्य प्रदेश के पास। एंड मॉडर्न सिटीज़ क्या थी, आज के समय की मॉडर्न सिटी कोलकाता है, और क्या है मुंबई है, और क्या है, और आज के ज़माने में जैसे दिल्ली है, और ये सब एरिया आज की मॉडर्न सिटी है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो फिर अपन ने जब ये पढ़ा पैलियोलिथिक एज, जैसे अपन ने बताया स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। तो पैलियोलिथिक एज क्या होता है, पैलियोलिथिक मतलब पैलियो मतलब ओल्ड, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाना जाता है, 5 लाख बिफोर क्राइस्ट टू 12,000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। मतलब 5 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल बिफोर क्राइस्ट तक, ठीक है। 12,000 बोला है तो आपको बोलोगे कि उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट में गिनती उल्टी चलती है, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, ज़ीरो मतलब यहाँ से शुरू होगा AD, ठीक है। AD शुरू होगा, फिर यहाँ से 0 के बाद आपका आएगा क्या, 2021, 0 के बाद, ठीक है। पहले यहाँ से 0 आएगा जहाँ पे बिफोर क्राइस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद चलो क्या होगा AD, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गिनती उल्टी लिखी है। सो पैलियोलिथिक एज में क्या लिखा है, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ मैन एग्जिस्टेड इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। सो अब यहाँ पे अपने एक्टिविटी क्या थी, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। एट दिस स्टेज मैन वाज नोमैड हु गैदर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गैदरिंग फ्रूट, एडिबल रूट्स एंड नट्स. He hunted fish and animal for their flesh and hides. He ate raw meat. He moved in group to protect himself from wild animal. Once he had consumed the fruits and animal of one area, he moved to another area. Thus, he was constantly on the move, either in search of food or in search of small prey, in search of seasonal fruit or in search of water during the dry season. सो हंटिंग और गैदरिंग, जो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाला था, इसको मैं आपको जैसे पहले समझा चुका हूँ। इस ज़माने में इंसान नोमैड था। नोमैड मतलब
एक जगह भटकता, एक जगह नहीं रुकता था, भटकता रहता था एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, क्यों भटकता था? गैदर करने के लिए अपने फ्रूट्स को। ठीक है, इस समय में वो क्या करता था कि एनिमल के फ्लैश खाता था, उनके मांस खाता था और उनके चमड़ी से अपने आप को ढकने की कोशिश करता था। और वो लोग खाने को पकाना भी नहीं समझते थे, तो वो लोग जो मांस होता था उसे कच्चा खाते थे। और वो लोग अपने आप को वाइल्ड एनिमल से भी बचाते थे। जैसे उस ज़माने में बहुत वाइल्ड एनिमल्स होते थे, जैसे शेर वगैरह, ये सब इनको वाइल्ड एनिमल बोला जाता है। इन सब से वो बचाते थे। ठीक है, सो फिर यदि वो एक जगह का जब फ्रूट्स और सब कुछ ख़त्म कर देते थे, एनिमल और फ्रूट्स वगैरह, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ पे नए सिरे से, जहाँ पे उनको प्लांट्स वगैरह मिलते थे। ठीक है, सो इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लोथ्स एंड शेल्टर। सो पैलियोलिथिक में अपन क्लोथ एंड शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है? तो अर्ली मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना लाइक थंडर और लाइटनिंग एंड वॉज अफ्रेड ऑफ दैम. He was also afraid of ferocious animal like tiger, animal, panther, rhinoceros, etc. He took shelter in caves in hilly areas. So जो अर्ली मैन्स थे उनको ये नहीं समझ में आता था बादल गरज रहे हैं या पानी गिर रहा है, इन सब का कोई फिनोमिना इनको समझ में नहीं आ रहा था. उसके बाद वो लोग डरते थे वाइल्ड एनिमल से. फिरोशियस एनिमल मतलब जो बहुत खतरनाक होते हैं उनको अपन कहते हैं फिरोशियस एनिमल, जैसे कि टाइगर, लॉयन, पैंथर और राइनोसोरस. ठीक है, इन सब से वो लोग डरते थे और इसलिए वो लोग जाके कहाँ रहते थे? केव्स वगैरह में रहते थे. ठीक है, ये जैसे कि ये अर्ली मैन है, पहले ऐसे होते थे अर्ली मैन. ठीक है, ये अपना फूड गैदर कर रहे हैं, फिर ये लोग अपना टूल्स बना रहे हैं जिसकी मदद से शिकार कर सकें या अपना अपना यूज़ कर सकें. फिर ये अपने आप देखो, इनने आग लगाई, तो आग लगा के फिर इनने आग का इन्वेंशन किया, मतलब फायर का इन्वेंशन किया, और फिर अपने आप को हेल्प करते रहते हैं. फिर अब देखो आगे पॉइंट वही, अभी जैसे मैं आग के बारे में बता रहा था तो इसका पॉइंट भी. सो पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ? डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ फायर भी हुआ. सो द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज प्रॉबेबली एक्सीडेंटल. Men must have noticed sparks when two pieces of stone were rubbed against each other. This might have given them the idea that he could make fire whenever he needed. Or perhaps he used the smoldering ember of a tree struck by lightning to make the fire. But once he understood the use of fire, he used it in a many ways. At night, he kept a fire burning at the mouth of his cave. This prevented wild animals from entering the cave. Again, fire provided warmth during the cold winter days and night. He could also make his food softer and tastier by roasting it over the fire. Traces of ashes have been found in Karnool caves in India. So, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसान ने जो भी यदि अपन बोलेंगे फायर का इन्वेंशन किया, तो अर्ली मैन्स ने जो फायर का इन्वेंशन किया, सो ये प्रोबेबली मतलब शायद ये एक्सीडेंटल हो सकता है, कि ये एक बड़ा एक कोई जानबूझ के करा नहीं है, कि ये एक एक्सीडेंट हो सकता है कि गलती से उनसे खोज हो गया. जब उनने दो पत्थरों को एक दूसरे से टकराया तो देखा इसमें से एक चमक निकलती है, तो उनने ये आइडिया दिया कि क्यों ना अपन आग को अब अपने मर्जी से जब मर्जी हो तब जलाएं. इससे पहले वो लोग क्या करते थे? इससे पहले साइंटिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं ये विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग इससे पहले आग कहाँ से लेके आते थे? जब बिजली गिरती थी पेड़ों के ऊपर, तो वहाँ से उसको, जब पेड़ में आग लगती थी तो उसकी मदद से वहाँ से वो उठा के ला के अपना खाना या कुछ भी गर्म करते थे, या वहाँ से उनको आग के बारे में पता था. जब उनने दो पत्थरों को जब टकराया आपस में, तब उनको समझ में आया कि अब तो हम आग जब मर्जी चाहे तब बना सकते हैं. ठीक है, सो जब उनको धीरे धीरे सब समझ में आया तो उनने उस फायर का डिफरेंट यूजेस करा. जैसे कि अपने केव के सामने आग लगा देते थे, जिसकी मदद से उन लोग एनिमल, कोई जो बड़े एनिमल होते थे वो उनके अंदर आने से डरते थे. ठीक है, फिर वो लोग क्या करते थे? अपने खाने को पकाने लगे, और जिससे खाना सॉफ्ट होने लगा और टेस्टी होने लगा. फिर उन लोगों ने क्या किया कि सर्दियों में बचने से, सर्दियों से बचने के लिए उन लोगों ने आग लगाना भी शुरू करा. सो इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं अपन को? आज भी इन सब के एशेस के अवशेष कहाँ मिलते हैं? करनूल कहाँ है? कर्नाटक के पास है. आंध्र प्रदेश में करनूल. सो वहाँ पे अपन को आज भी उस ज़माने के एशेस के अवशेष मिलते हैं. ठीक है, सो फिर आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली टूल्स एंड वेपन्स. इन द बिगिनिंग मैन यूज्ड टू गैदर फूड और एनिमल or kill animal with his bare hand, but it was not easy to dig out roots or kill big animals with bare hands. Therefore, he used crude tools and weapons of stone. However, the best defense against wild animal was yet to be discovered.
सो जो शुरू में इंसान अपने हाथों से ही वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए या मारने के लिए अपने हाथों से ही मारता था, या गड्ढा भी खोदने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो अपने हाथों का ही प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप क्रूड टूल्स मतलब कच्चे टूल्स बनाने लगा, और वो वेपन की तरह भी यूज़ करने लगा। किसका बनाने लगा? स्टोन से बनाने लगा। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये अच्छी तरीका है। ठीक है, सो पढ़ते हैं आगे। अर्ली मैन्स टूल एंड वेपन वेयर मेड of stones. Man used hard stones such as flint along with other types of stone for making tools and weapon. Flint was the stone that was used for making fire. We found this type of stone easy to chip. So he gave various shape to it. However, the tools that man made at that time were rough and unpolished. Some of this tool have been found in South India and in the Son or Sohan River Valley in Pakistan. In some places such as the Kashmir Valley, bones or horns of animal were also used as tools and weapons. Such tools and weapons have been found in a foothill of Himalaya, in the Narmada Valley and in the Deccan. So यहाँ पे अपन को क्या बताया? यहाँ पे अपन को बताया कि अर्ली मैन जो भी स्टोन यूज़ करते थे उसमें से मोस्टली क्या होता था? फ्लिंट होता था। फ्लिंट, ये लिखा है ये वर्ड फ्लिंट, ठीक है, FLINT, फ्लिंट। सो फ्लिंट होता था। फ्लिंट क्यों होता था? क्योंकि फ्लिंट बहुत आसानी से टूल का शेप ले लेता था, ठीक है, और उसको वो लोग कैसा बनाना चाहते थे वैसा बना सकते थे, ठीक है। सो इससे इजी होता था, इससे काट के उसको अलग करना भी अलग होता था, उससे नुकीला बनाना आसान होता था। सो वो लोग फ्लिंट का यूज़ करते थे। जब उनको अपन ने वहाँ पे खोज करा और पता करा तो उस ज़माने में वो लोग रफ़ और अनपॉलिश्ड करते थे, उसको घिस के ना उसको चमक नहीं देते थे। पत्थर था तो उसको ऐसे अनपॉलिश्ड ही रहता था, ठीक है। और आज भी अपन को उसके ट्रेसेस मिलते हैं साउथ इंडिया में, या तो फिर और कहाँ मिलते हैं? सोन रिवर जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे आज भी अपन को स्टोन जो टूल्स थे वो उसके अवशेष मिलते हैं। फिर क्या हुआ? कुछ अपन ने टाइम का कश्मीर वैली में भी बोन्स और हॉर्न्स ऑफ एनिमल देखा, जिसको टूल्स और वेपन्स बनाने लगे, ठीक है, टूल्स एंड वेपन बनाने लगे। सच टूल्स एंड वेपन हैव बीन फाउंड इन अ फुटिल ऑफ हिमालय इन द नर्मदा वैली एंड इन द डक्कन। सो यही टूल्स वगैरह नर्मदा वैली में भी, अपने नर्मदा नदी के आसपास भीमबेटका में भी मिलता है, और हिमालय के पास भी मिलता है, और डक्कन मतलब जो नीचे का साउथ का रीजन है उसको डक्कन बोलते हैं। सो डक्कन में भी मिलता है, ठीक है। कहाँ पे? हुंसकी और करनूल में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द टूल यूज्ड फॉर प्रिमिटिव मैन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेजर टाइप्स। हैंड एक्स, this were primarily used to give smashing blow. In the beginning they were used without the handle. Later on they were tried a wooden handle which made it possible for a man to use it while greater forces. So जो टूल्स ह्यूमन यूज़ करते थे उसको 3 पार्ट में ये लोग मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी जैसा पत्थर से बनाते थे। तो पहले वो लोग बिना हत्थे के बनाते थे, सिर्फ ऊपर का हिस्सा था। धीरे धीरे उन्होंने हत्था लगाया जिससे उनको बड़ा अच्छा फोर्स मिलने लगा, जिससे वो अटैक कर सकें। सेकंड क्या है? चॉपर्स। दे वेर मेड ऑफ हैवी स्टोन्स वर्कड टू अ शार्प एज इन वन डायरेक्शन ओनली एंड वेयर मोस्ट प्रोबेबली यूज फॉर चॉपिंग, ठीक है। जो चॉपिंग करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे, एक कोई मोस्ट पॉइंटेड हैवी स्टोन होता था उसको। थर्ड क्या था? फ्लेक इम्प्लीमेंट। सो दिस वे यूज्ड अस नाइफ एंड स्क्रैपर फॉर फाइन वर्क। सो जो चाकू की तरह यूज़ करते थे, ये तीसरी कैटेगरी में उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? सम ऑफ दिस implements were given sharp points and tied to arrow and spear. This enabled man to hit and kill animal from a distance. For many thousands of years of man's early history, the only remnant that we find are crude stone tool. These tools are often found lying along the terraces of river, where early mans used to roam in search of wild animal. They have also been found in caves and rock shelter where he once lived. Man was totally dependent on nature for his food supply. The first tool made by him served many purposes, such as skinning of dead animal, cutting the flesh, and splitting their bones, and etc. So,
जो एनिमल ये लोग टूल्स बनाते थे किस किस काम आता था, वो लोग उसको बड़ा शार्प बनाते थे और उसको तीर या स्पीयर से बांधते थे। स्पीयर मतलब क्या होता है, गोला होता है जिसके बड़ा नुकीला होता है, उसको रस्सी से बांध के वो लोग मारते थे। तो उससे क्या करते थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी एनिमल को मार सकते थे। तो फिर धीरे धीरे इंसान इतना परफेक्ट हो गया कि टूल्स बनाने में कि उसका शिकार करना भी अब इजी हो गया, कि वो अब हर उसका काम भी इजी हो गया। अब वो सब्जियां भी, मतलब यदि उसे फसल भी काटनी है तो उससे काट सकता था, उसको फ्रूट्स वगैरह तोड़ना है तो उससे तोड़ सकता था, शिकार करना है तो उससे करने लगा। फिर अपन को ये टूल्स आज भी अपन को बहुत सारी जगह मिलती हैं, नदियों के किनारे मिलती हैं, जहाँ पे बहुत पहले से सेटलमेंट था, और केव्स और रॉक शेल्टर में भी मिलता है। ठीक है, पहले के ज़माने में जो ह्यूमंस थे वो पहले फूड पे, मतलब नेचर पे ही डिपेंड करते थे। नेचर मतलब कुदरत पे ही भरोसा करते थे कि वहाँ से ही उनका खाना आएगा, खुद लगाने का कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। फिर उनने ये टूल्स का उपयोग किस किस चीज़ के लिए करा, कि जो मरे जानवर थे उनकी स्किन निकालने के लिए, उनके फ्लैश मांस निकालने के लिए, और उनके हड्डियाँ तोड़ने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है, डिड यू नो सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ली। सो सबसे पहले जो प्लांट वगैरह लगाने लगे अपन इंसान, डोमेस्टिकेटेड मतलब लगाने लगा, सो वो कौन सी चीज़ थी, गेहूँ और बार्ली। ठीक है, सो प्री हिस्टोरिकल रॉक आर्ट, सच रॉक पेंटिंग have been found in many Stone Age rock shelter. They show that Stone Age man was a good observer and a fine artist. Animal, birds, and human beings are depicted in this painting. Obviously, not of the animals and birds that appear in painting were the hunted for subsistence. Human are shown engaged in various activities such as hunting, dancing, playing games and welfare. So जैसे कि आप ये एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में जैसे आपको ये दिख रहा है, ये रॉक पेंटिंग का एक टाइप है। ठीक है, सो उस ज़माने में इंसान रॉक में अपनी चीज़ों को, एक्टिविटियों को अपन आज भी देख सकते हैं जाके, कि उस ज़माने में उसने रॉक से क्या क्या बनाया है। ठीक है, सो वो सिर्फ बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बींग और ये सब नहीं बनाता था, बहुत सारी चीज़ें बनाता था जो जो उसको दिखती थी। और उसमें वो ये भी दिखाता था कि डांसिंग, हंटिंग और गेम्स वगैरह, या तो जो भी लड़ाई युद्ध वगैरह जो भी था, वो सब कुछ उस पेंटिंग के माध्यम से वो बताता था। सो अपन इसके साथ क्या क्या ख़त्म किया, पैलियोलिथिक एज ख़त्म करा। सो उसके बाद क्या आता है, मीज़ोलिथिक एज। सो मीज़ोलिथिक एज कब से है, जैसे कि पिछला वाला जो था वो 5 लाख साल से 12,000 साल तक था। ठीक है, ये वाला कब से कहाँ तक है, ये वाला है 12,000 से 10,000 तक। ठीक है, और ये सब काय में बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है, फिर क्या है, इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, द लास्ट ice age ended with this old stone age. With the climate warming up, vegetation flourished, and so did a vast variety of birds and insect and animal. Life are much easier now. Food was plentiful. Now that the ice had retreated, man made rapid improvement in early area of life in the Middle Stone Age, also known as Mesolithic or Microlithic age. The climate was warmer and men could easily move from one place to another. Most of the tools of this period are far better than those of Paleolithic age. They made composite tools which were smaller and well shaped. This is why they are called microlith. Micro means small, lith means stone. The men of this age did not live at fixed place. They were nomad who could easily find food such as root, fruits, as they moved from place to place. They also hunted animal. The important side of Mesolithic age is India. In India are आदमगढ़ in मध्य प्रदेश and बगोर in राजस्थान. सो जो मेसोलिथिक एज था, ये इसके पहले जो पैलियोलिथिक एज था, कौन सा एज, जो पैलियोलिथिक एज था, इसके लास्ट में क्या हुआ, इसके लास्ट में एक आइस एज आया। आइस एज मतलब बहुत तापमान बहुत कम हो गया, जिससे सब कुछ जम गया। ठीक है, जिससे सब कुछ एक तरीके से ख़त्म हो गया था। उसके बाद आया क्या, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में सब कुछ वापस से सब कुछ गर्म होना चालू हुआ, क्लाइमेट वार्मिंग अप चालू हुआ, और वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे और जो पत्तियां थी, ये सब जो थे उस ज़माने में, वो सब फ्लरिश हो गए और ज़्यादा। ठीक है, और अब वैरायटी भी बढ़ गई, किसकी, प्लांट्स और एनिमल और इंसेक्ट्स की, सबकी। ठीक है, अब इंसान की लाइफ ईजियर हो गई, और इंसान के पास खाने के लिए बहुत कुछ था, और आइस भी अब तक चले गई थी जो पहले ज़माने में जमी हुई थी उसके पहले तक।
ठीक है। अब इंसान बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे कि पहले मैंने बताया जो इंसान नोमैडिक था, वैसे ही मेसोलिथिक में भी इंसान नोमैडिक था, ठीक है। तो जो गर्म टेम्परेचर था इसके कारण जो गर्म टेम्परेचर था इसके कारण इंसान इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने लगा। और जो उस टाइम के जो टूल्स वगैरह थे वो भी इंसान के बहुत सुपीरियर हो गए, मतलब और अच्छी क्वालिटी में हो गए पहले से, पैलियोलिथिक से। अब जो देख रहे हैं वो टूल्स वगैरह बहुत सुपीरियर हो गए और अच्छी क्वालिटी में हो गए। और एक और इंट्रोडक्शन हुआ जिसका नाम था माइक्रोलिथ। मतलब छोटे छोटे टूल्स होने लगे, जिसका मतलब छोटे से टूल और कंपोजिट टूल बनाने लगे। पहले बड़े बड़े बनाते थे, अब छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे अपने फूड के सर्च में, जहाँ पे वो लोग रूट्स और फ्रूट सर्च करते थे, ठीक है। रूट्स मतलब जड़ से जो मिलते हैं, और फ्रूट्स मतलब जो पेड़ों में मिलते हैं, और कुछ कुछ जड़ों से भी कुछ उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। आज भी ऐसी साइट्स मौजूद हैं आपके, जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आदमगढ़ जो कि भोपाल के पास में है, तो ये एरिया भी आज भी एक मेसोलिथिक एज का एक एग्जाम्पल है। और बगोर जैसे राजस्थान में है, वो भी एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे डिड यू नो में क्या लिखा है, स्कॉलर्स डिफर अमंग देमसेल्फ रिगार्डिंग द रिलीजियस बिलीफ ऑफ ओल्ड एज मैन. Excavation reveals that early men also buried tools, etc. while burying corpses. Scholars say that this shows they believed in life after death. So जो स्कॉलर्स मतलब जो लोग पढ़ते हैं इतिहास को, वो लोग इस चीज़ में बटे हुए हैं कि रिलीजन को क्या था उस ज़माने में, इतने साल पहले रिलीजन को क्या मानते थे, कोई लोग धर्म को मानते थे कि नहीं मानते थे। फिर खुदाई हुई, तो खुदाई होने के बाद पता लगा कि कॉप्स मतलब लाश, तो इन खुदाई में ये पता लगा लाशों के साथ साथ वो लोग टूल्स को भी दफनाते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि ये लोग विश्वास रखते थे कि डेथ के बाद भी कुछ लाइफ होती है, ठीक है। सो इसके साथ अपन ने मेसोलिथिक एज को ख़त्म किया। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में नियोलिथिक एज से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। टिल देन आप लोग इस चैप्टर को फिर से रीड करो, कोई भी डाउट है तो ग्रुप में पूछो। थैंक यू।